श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। कल हमने स्वर और उसके 3 प्रकार के भेद जाने थे। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ आ रहा होगा, लेकिन उसका अभ्यास करना मत भूलिएगा। साथ साथ यदि अभ्यास करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप संस्कृत में अच्छे अंकों को प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए अब बिना किसी विलंब के चलते हैं श्वेत पट की ओर। तो उससे आगे पढ़ते हैं आज अयोगवाह और व्यंजनों को। तो चलिए चलते हैं श्वेत पट की ओर। अयोगवाह। अयोगवाह वे हैं जो न स्वर के अंतर्गत आते हैं और न ही व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, और जो इनकी कुल संख्या है संस्कृत भाषा के अंदर 4 है। नंबर 1 अनुस्वार, नंबर 2 विसर्ग, नंबर 3 जिह्वामूलीय, नंबर 4 उपधमानीय। ये तो निश्चित है कि स्वर और व्यंजन के अंतर्गत नहीं आते हैं, परंतु लगते स्वर के बाद ही हैं। जैसे अनुस्वार के लिए ए के ऊपर यदि अनुस्वार लगाएं तो अं, और ये विसर्ग ए के बाद लगाएं तो अह, अं अह। ठीक है। ये तो अनुस्वार हमने प्रथम दिन पढ़ा था कि अंतिम वर्ण के यदि अंत में लगे तो इसकी ध्वनि मैं के अनुसार होती है, लेकिन बीच में भी अनुस्वार लगते हैं। बीच में भी अनुस्वार लगते हैं, तो उनको अगर अलग अलग करना पड़े तो हम कैसे करेंगे इसका विशेष हम ध्यान रखें। जैसे ये लिखा, बहुत से पढ़ने वालों को ये देखकर ही समस्या हो जाती है, क्या लिख दिया, सड़कर बोल देते हैं, जबकि है क्या, ये जो अनुस्वार का बना है, यानी कि ये ऐसे है। क्या पढ़ेंगे इसको, संकर, संकर है, संकर है। लेकिन ऐसा देखते ही उनके समझ से बाहर बात हो जाता है। तो ये ध्यान रखें कि जो अनुस्वार है, ये अनुस्वार से अगला अक्षर जो है उसका पंचम अक्षर बनता है। ऐसे ही और भी देख सकते हैं हम, जैसे चंचल, यदि इसको अलग लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा, आधा ये, क्योंकि आगे च है, च का पंचम अक्षर ये होता है, तो ये बनेगा चंचल। ध्यान रखें विशेष। इसी तरह पंपा या चंपा, पंपा है, पंपा सरोवर, तो पे आधा में और पा, ऐसे बनेगा पंपा। तो कहने का तात्पर्य है अनुस्वार के आगे जो भी अक्षर पड़ा हुआ है उस अनुस्वार को उसका पंचम अक्षर हमें समझना चाहिए। ठीक है जी। तो ऐसे सरलता रहेगी, आसानी रहेगी हमें। तो ये तो हुआ अनुस्वार। अनुस्वार के बाद अब विसर्ग, ये है विसर्ग। हमने विसर्ग उसमें पढ़ाई था प्रथम दिन, जब संस्कृत और हिंदी में कुछ अंतर बताया था। तो विसर्ग की ध्वनि लगता स्वर के बाद ही है। मैं के बाद अ है, तो हम आगे जानेंगे वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन को, लेकिन अभी जान लें विसर्ग जो है हमेशा, और जो अनुस्वार है ये स्वरों के ऊपर और बराबर में ही लगते हैं। राम है, समझाया था मैंने, ये विसर्ग का है की तरह उच्चारण होता है। तो आप समझ गए हैं, राम है, देव है, कृष्ण है, जो भी है। तो ये हुआ विसर्ग। और विसर्ग के बाद जो है जिह्वामूलीय और उपधमानीय। यदि ये विसर्ग लगे हों और विसर्ग के बाद क्या और क्या आए तो इन्हें आधे आधे विसर्ग हो जाते हैं। पे और पे आए तो आधा आधा हो जाता है, लेकिन लौकिक संस्कृत में जिह्वामूलीय और उपधमानीय का प्रयोग ना के बराबर होता है, यानी कि नहीं किया जाता है। तो ये अयोगवाह हुए 4, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूलीय, उपधमानीय। लेकिन कोई पूछे अयोगवाह कितने हैं संस्कृत में, तो 4 है। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में अयोगवाह अनुस्वार भी है, विसर्ग भी है। अनुस्वार के लिए वहां आप देखते हैं अनेक उदाहरण अगर दृष्टि देखें तो, जैसे अंग, रंग, कंत। ठीक है। अनुस्वार के उदाहरण हिंदी में और भी बहुत से मिल सकते हैं।
उसके बाद विसर्ग के उदाहरण भी हिंदी में मिलते हैं। कैसे? अतः, पुनः, प्रातः, इनका प्रयोग जो है हिंदी में विशेष रूप से किया जाता है। तो ये तो रहे अनुस्वार और विसर्ग। उसके बाद वहां एक और दिया जाता है। कौन सा दिया जाता है बोला? चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु का प्रयोग भी वहां पर किया जाता है। तो चंद्र बिंदु आप अगर देखें तो चंद्र बिंदु आता है जैसे चांद, चांद, इसी प्रकार हंसना, ये किसके अंतर्गत आते हैं? हिंदी में। तो हिंदी में 3 अनुस्वार, विसर्ग और चंद्र बिंदु वहां है। संस्कृत में 4 अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूल्य और उपधमानीय। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और आगे का जो हमारा रहेगा वर्ण हमने बताए थे 2 प्रकार के, जिसमें अब हमने स्वर को कंप्लीट कर लिया है। स्वर हमने पूरा कर लिया है अयोगवाह तक। और अब हम चलते हैं व्यंजन की ओर। व्यंजन, तो सबसे पहले वही व्यंजन में क्या? व्यंजन की परिभाषा। व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन वे वर्ण है जिनके बोलने में स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, या व्यंजन वे वर्ण है जो स्वतंत्रता पूर्वक बोले नहीं जा सकते हैं। इनकी मदद किसकी लेनी पड़ेगी? स्वरों की। तो जैसे अब ये क, इस क में ए है, लेकिन व्यंजन यदि लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे? क, ख, ग, घ, ङ, यानी कि सब कैसे होंगे? हलंत। इनको लिखा तो जा सकता है लेकिन स्वरों के बिना बोला नहीं जा सकता है। तो ठीक है जी। तो ये तो हुई व्यंजन की परिभाषा कि जो स्वतंत्रता पूर्वक न बोले जा सके अथवा जिनके बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़े उन्हें व्यंजन कहते हैं। क, ख, ग, घ, ङ। तो उसके बाद व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद हैं 3। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन जो है होते हैं कैसे मैं तक, कैसे मैं तक, और इनकी संख्या होती है 25। कैसे मैं तक स्पर्श व्यंजन और इनकी संख्या होती है 25। तो चलिए कैसे मैं तक स्पर्श व्यंजन लिखते हैं पहले। उसके बाद साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि स्पर्श व्यंजनों को स्पर्श क्यों कहते हैं। क, ख, ग, घ, ङ। उसके बाद च, छ, ज, झ, ञ। उसके बाद ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो एक सुंदर सा वर्ग बन करके तैयार हो गया है कैसे मैं तक। यदि आप सामने श्वेत पट पर देखें तो कैसे लेकर के मैं तक एक सुंदर सा वर्ग। लेकिन इस पूरे वर्ग के अंदर कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग। कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग। यानी कि प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक लाइन जो है वो एक एक वर्ग कहलाती है। और वो वर्ग किस नाम से जाना जाता है? जिस पंक्ति में जो पहला अक्षर है वही वर्ग है। पहली पंक्ति में क है तो उसको हम क्या कहेंगे? क वर्ग।
दूसरी पंक्ति का पहला अक्षर क्या है? च। तो उसको हम क्या कहेंगे? च वर्ग। उसके बाद अगली पंक्ति का जो पहला अक्षर है वो है ट, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? ट वर्ग। अगली पंक्ति का पहला अक्षर त, तो इसको क्या कहेंगे? त वर्ग। अंतिम पांचवी पंक्ति का पहला अक्षर प, तो इसी के नाम से इसका नाम प वर्ग। तो प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर। यदि हम याद करने का प्रयास करें तो क वर्ग में क के बाद अगले 4 अक्षर, ख ग घ ङ, च वर्ग के बाद च के अगले 4 अक्षर, ट वर्ग में ट के बाद अगले 4 अक्षर, त वर्ग कहें तो त में अगले 4 अक्षर, प वर्ग कहें तो प में अगले 4 अक्षर। तो सभी वर्गों के 5-5 अक्षर होकर के कैसे में तक हो गए 25 व्यंजन, 25 वर्ण। स्पर्श, मैंने कहा था कि स्पर्श की परिभाषा जानेंगे। तो स्पर्श जो है, जब प्राणवायु अंदर से बाहर की ओर निकलती है तो अपने मुख विवीर में, मुख के अंदर जिन जिन स्थानों को छू करके बाहर निकलती है, यानी कि वो स्पर्श करके निकलती है। स्पर्श का अर्थ क्या होता है वैसे? छूना। तो वह वायु जिन जिन को छू करके निकलती है तो इसलिए उसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और जहां जहां से छू कर निकलती है उसका वही उच्चारण स्थान होता है। ये बात हम कल या परसों करेंगे। कल उच्चारण स्थान कर लेते हैं, उसके बाद वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद करेंगे। तो इन सभी वर्णों के उच्चारण स्थान जानने के लिए हमें पूरा अच्छे से ध्यान होना चाहिए कि क वर्ग के 5 अक्षर, च वर्ग के 5 अक्षर, ट वर्ग के 5 अक्षर, त वर्ग के 5 अक्षर और प वर्ग के 5 अक्षर। ऐसे हमें उच्चारण स्थान याद करने में सरलता रहेगी, आसानी रहेगी। सीधा सीधा याद है क च ट त प, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। फिर उसके बाद क वर्ग के 5 अक्षर, च वर्ग के 5 अक्षर, ट वर्ग के 5 अक्षर, त वर्ग के 5 अक्षर, प वर्ग के 5 अक्षर हमें हमेशा ध्यान रहने चाहिए। तो स्पर्श व्यंजन उन्हें कहते हैं जो मुख के भिन्न भिन्न स्थानों को छू करके बाहर निकलते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन होते हैं कैसे लेकर के मैं तक, जिनकी कुल संख्या होती है 25। तो चलिए स्पर्श के बाद आगे बढ़ते हैं। तो व्यंजन का पहला जो भेद है वो हमने कर लिया है स्पर्श। ये स्पर्श व्यंजन हमने कर लिया है। और स्पर्श के बाद हम आगे बढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं अंतस्थ। नंबर 2, अंतस्थ। अंत मैंने होता है बीच में, और अंत मैंने अंदर भी होता है। तो प्राणवायु अंदर जब थोड़ा सा रुक करके बाहर निकलती है तो उसको कहते हैं अंतस्थ, या इसको कहें नंबर 3 जो है ऊष्म। ऊष्म व्यंजन। स्पर्श और ऊष्म के मध्य में रहने के कारण इसको, बीच में रहने के कारण अंतस्थ वर्ण भी कहते हैं। तो दोनों बातें बता दी हैं। जो अंदर थोड़ा रुक करके बाहर वायु आए अंतस्थ, या दो स्पर्श और ऊष्म के बीच में रहने के कारण अंतस्थ कहते हैं। तो अंतस्थ है कौन कौन से? या, र, ल, व। तो अंतस्थ की इनकी संख्या 25, अंतस्थ की संख्या हो गई 4, य, र, ल, व। ठीक है जी। उसके बाद आता ऊष्म। ऊष्म की यदि हिंदी हम करें होता है गर्म, यानी कि वे वर्ण जो मुख में थोड़ी घर्षक पा करके, घर्षित होकर के गर्म वायु बाहर निकले, उसको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्माण है अंतस्थ स्पर्श। तो ये ऊष्म व्यंजन है। अलग अलग तीनों के उच्चारण स्थान है, लेकिन बोलने के लिए हम सीधा ही कई बार बोलते हैं, लेकिन सब अलग अलग बोले जाएंगे। स, स, ह, यानी कि ये तालव्य से, ये मूर्धन्य से, ये दंत्य से, यानी कि तालु से बोला जाता है, ये मूर्धा से बोला जाता है, ये दंत से बोला जाता है।
हिंदी में जानने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? से सलगम वाला से षटकोण वाला से सड़क वाला से। तो कैसे भी याद करें, याद होना चाहिए। तो ये हो गया भाई हमारा व्यंजन, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। प्रयास कीजिए, आशा करता हूं आज का पढ़ाया हुआ आपको अच्छे से समझ आया होगा। प्रतिदिन ध्यान से पढ़ें और लाइक तो बनता है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं कल एक नए पाठ के साथ। तब तक आप चुस्त दुरुस्त बने रहिए। जय भारत, जय भारती।